बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 174 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 175 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम जैसे लोगों के लिए ये बातें हर दौर में बेमानी रही हैं। चार्ल्स शखिस खोरदा से अंदाज में गहरी सांस लेकर बोला, वो लोग ही दूसरे होते हैं जिनके लिए ये बातें हमेशा से बेमानी थी और हमेशा बेमानी रहेंगी। चलो आओ अपने अपने कमरे में चलें। तुम्हारा ज़मीर तो सो रहा है, अब तुम भी सो जाओ। दूसरे रोज तकरीबन दोपहर को हम तीनों नाश्ते की मेज पर यकजा हुए। इत्तेफाक से तीनों तकरीबन एक साथ तैयार होकर डाइनिंग रूम में पहुंचे थे। कैथरीन अब बिल्कुल ताज़ा तम नजर आ रही थी। वो शौक सुर्ख रंग के एक अजीब से लिबास में थी और पेरिस का कोई मॉडल नजर आ रही थी। उसका वजूद गालबन फ्रांस ही की किसी बेशकीमत खुशबू में नहाया हुआ था। उस खुशबू के अलावा अब दौलत की खुशबू भी उसके वजूद से फूट रही थी। अब वाकई उस पर नजर डालते ही एहसास होता था कि वो एक दौलतमंद लड़की थी। उसने स्याहों जैसे हुलिये को फिलहाल खैरबाद कह दिया था। उसके साथ ही गोया उसकी हरकत और सकनात में तब्दीली आ गई थी। वो वाकई बहुत बदली बदली सी लग रही थी। मेज पर बैठते हुए वो कनपटी मसल कर थेमे से लहजे में बोली, रात वाली चोट खासी तकलीफ देने वाली थी। पेन किलर खा कर आई हूँ। अगर मैंने अपना दिफा करने में फुर्ती न दिखाई होती तो इस वक्त मेरी रूह आलम बाला में कहीं भटक रही होती। उसे तो कोई पेन किलर वापस नहीं ला सकता था। फिलहाल तो बात पेन किलर पर ही टल गई है, टेयर किलर। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो धीरे से हंस कर रह गई। नाश्ता करते ही चार्ल्स मेज से उठ गया। वो चंद लम्हे के लिए अपने कमरे में गया, फिर ब्रीफ केस उठाए कमरे से निकला और कुछ बताए बगैर तेजी से रुखसत हो गया। चार्ल्स कुछ परेशान परेशान सा मालूम हो रहा था। उसके जाने के बाद कैथरीन में न जाने क्या तब्दीली आई। वो मुनाफकत थी या कुछ चाल थी, या सच्ची में या वो मुझ पर फरिश्ता हो गई थी। हकीकत कुछ भी थी, अल्लाह जानता था। डाइनिंग रूम में हम दोनों ही अकेले थे और कैथरीन मुझ पे हावी होने की कोशिश कर रही थी। हमारी बातों के दरमियान न जाने क्यों हंसते हंसते वो बिस्तर पर लोटपोट होने लगी। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरी संजीदगी देख देख कर उसे ज्यादा हंसी आ रही थी। मैंने सर खुजाते हुए मुंह फेर कर कहा, मैं चलता हूँ। उससे पहले कि मैं दरवाजा खोलता, दरवाजे पर दस्तक हुई। कैथरीन ने अपने लिबास की तरफ लपकते हुए बाआवाज बुलंद पूछा, कौन है? मैं हूँ। चार्ल्स बाहर से आवाज आई। मैं सिटपिटा गया था, लेकिन कैथरीन को कोई तशवीश न हुई। वो नहायत हमवार लहजे में बोली, 1 मिनट पापा। अब मेरा दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना मुनासिब नहीं था। मैं वहीं हतुल इम्कान मुदबराना अंदाज में टांग पर टांग रखकर काउच पर बैठ गया और दीवार से टेक लगा ली। कैथरीन ने सही हालत में आने में बड़ी फुर्ती दिखाई और दरवाज़ा खोल दिया। चार्ल्स ब्रीफ केस उठाए कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर अब भी परेशानी मुतरशा थी। कमरे में मेरी मौजूदगी को उसने कतन कोई अहमियत नहीं दी थी और ना ही गालबन उसे ये गुमान गुजरा था कि उसकी आमद से पहले कमरे में कोई ड्रामा जारी था, बल्कि उल्टा वो हैट उतार कर सर खुजाते हुए सरतमानियत से बोला, खुदा का शुक्र है तुम दोनों घर पर मौजूद हो। मैं इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। मुझे एक ज़रूरी काम से एक बार फिर बाहर जाना था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझ में हिम्मत नहीं है। उससे पहले कि मैं कुछ कहता, कैथरीन बाप के करीब पहुंचकर मोहब्बत से उसके गले में बाहें माइल करते हुए बोली, बात क्या है पापा? मैं जब से यहाँ पहुंची हूँ आप कुछ परेशान से नजर आते हैं। लगता है मेरे अलावा भी कोई आपके लिए परेशानी का बायस है। कम अज़ कम मेरी तरफ से तो अब आप परेशान होना छोड़ दीजिए। मेरे अलावा अगर आपको कोई परेशानी लायक है तो बताइए। चार्ल्स ने आंखें फाड़ कर बेटी की तरफ देखा। शायद उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कैथरीन ही थी जो उससे ऐसे लहजे में बात कर रही थी। वो कहे बगैर न रह सका, मेरे कान बज रहे हैं या वाकई तुम्हारे लहजे में वो अपनाइयत और शरीनी है जिसे महसूस करने के लिए मैं तरस रहा था। ओह छोड़े पापा, औलाद अपनी जिद या मुहिम पसंदी में कितना ही आगे निकल जाए, वालिदैन से उसका रिश्ता टूटता नहीं। वो काउच पर ही अपने पापा की बाएं तरफ टिक गई। दाएं तरफ मैं था। चार्ल्स कभी उसकी तरफ देख रहा था, कभी मेरी तरफ। कैथरीन नहायत संजीदगी से बात जारी रखते हुए बोली, माँ की मोहब्बत से तो मैं बरसों पहले ही महरूम हो गई थी। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे आप जैसा मोहब्बत करने वाला बाप मुयस्सर आया था, वरना हमारी सोसाइटी में तो औलाद के जवान होने के बाद औलाद को माँ बाप की और माँ बाप को औलाद की परवाह ही नहीं होती कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस हाल में है। बदनसीब थी जो आपकी मोहब्बत से इस्तेफादा नहीं कर पा रही थी। मुझे इसकी कदर ही नहीं थी कि ये कैसी अनमोल चीज़ है, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। आपसे लाताल्लुक होकर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा खला पैदा कर लिया था। खुदाया मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं? चार्ल्स दोनों हाथ छत की तरफ उठाकर खालिस्तन शेक्सपियर के ड्रामों वाले अंदाज में बोला। फिर एक बाजू के हल्के में कैथरीन को अपने साथ चिमटा लिया। दूसरे लम्हे उसके रुखसारों पर आंसू फैल रहे थे। ये कमबख्त गोरे वैसे बहुत बेहिस लगते हैं, अपने जज्बात के इजहार में बखील से लगते हैं, लेकिन जब जज्बात के इजहार पर आते हैं तो फिर गर्दोपेश की परवाह नहीं करते। खुलकर हंसते हैं, खुलकर रोते हैं, हर मामले में खुले डुले ही नजर आते हैं। बाप बेटी के जज्बाती सीन में मैं अपने आप को कती फाजिल और कुछ चुगत सा महसूस कर रहा था। मैं उठने का इरादा कर ही रहा था कि अचानक चार्ल्स को जैसे कोई ख्याल आया। वो कैथरीन को खुद से अलग करते हुए बोला, ये इनकलाब आया कैसे? कैथरीन की आंखों में भी नमी थी। मालूम नहीं,
अब भी ड्रामा कर रही थी या वाकई संजीदा थी। वो आंसू से भीगी मुस्कुराहट के साथ बोली, पापा, बाज पुरानी कहानियों में आपने पढ़ा होगा, किसी बिगड़े हुए शख्स को कोई बुजुर्ग मिलता है और वो अपनी बातों से, अपने अमल से उसकी जिंदगी का रुख बदल देता है। वक्त के साथ साथ किरदार और किरदारों के अंदाज बदलते रहते हैं, लेकिन कहानियां अक्सर दोहराई जाती हैं। पापा, मेरी जिंदगी में भी एक बुजुर्ग घुस आया है। लगता यही है कि उसने मेरी जिंदगी का रुख यकसर बदल दिया है, और अगर कोई कसर रह गई है तो उसे भी वो पूरी कर देगा। बुजुर्ग? कौन बुजुर्ग? चार्ल्स ने हैरत से पूछा। कैथरीन ने मेरी तरफ इशारा किया। चार्ल्स भी भीगी भीगी आंखों के साथ धीरे धीरे हंस दिया। तुम क्यों बेचारे अफजल चौधरी को बुजुर्ग बना रही हो? ये तो अभी अधेड़ उम्र भी नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बुजुर्गी का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। कैथरीन बोली। बहरहाल मैंने अचानक ही अपने तौर तरीके और अपनी जिंदगी का अंदाज बदलने का फैसला किया, लेकिन मुझे इसमें काफी दुश्वारियां पेश आएंगी। मुझे एतराफ है कि मैं ड्रग्स की कैरियर रही हूँ और साइड में अपना धंधा भी करती रही हूँ। मैं कोलंबिया की एक सिंडिकेट के लिए काम करती रही हूँ और ज्यादातर कोकीन कैलिफोर्निया पहुंचाती रही हूँ। काफी अरसे से मैंने उनके लिए काम बहुत कम कर दिया है, लेकिन मुझे उनके पैगामात मिलते रहते हैं। अब मैं उन्हें मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला कर रही हूँ, लेकिन लगता है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, और वो बहुत खतरनाक लोग हैं, बैनुल-अक़वामी तौर पर खतरनाक लोग। उसने न जाने क्या तसव्वुर करते हुए झुरझुरी से ली। चार्ल्स फौरन पुरजोश लहजे में बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे मालूम है कोलंबियन माफिया कितनी ताकतवर है। उन्होंने तो इर्द गिर्द की छोटी हुकूमतों के सरबराहों तक को अपने धंधे में मुलव्वस कर लिया है। जज्जों, सहाफ़ियों और हर शोबा जिंदगी के इंतहाई बारसूख लोगों तक को कत्ल कर चुके हैं। मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ और उनकी तमाम तर खौफनाकी से आगाह हूँ। इसके बावजूद मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। असल अहमियत तुम्हारे इरादे की थी। अगर तुमने उनके चुंगल से निकलने का इरादा कर लिया है तो मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अपना तमाम तर असर और सूख इस्तेमाल करूंगा। ड्रग्स वालों के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए तो मुझे हर तरह की मदद मुयस्सर है। बाकी मामलात में खा मेरा हाथ ज्यादा दूर तक न पड़ता हो। मैंने खनकार कर गला साफ करते हुए कहा, मैं अगरचे एक मामूली सा आदमी हूँ और खुद तुमसे भी कुछ ज्यादा खतरनाक हालात का शिकार हूँ, लेकिन एक अच्छे मकसद के लिए मैं भी तुम्हारी मदद को हाजिर हूँ। मैं जिस काबिल भी हूँ तुम्हारे काम आने की कोशिश करूंगा। मुझे मालूम है तुम इससे कहीं ज्यादा काबिल हो जितना नजर आते हो। मालूम नहीं किस मसलहत के तहत तुमने इंकिसार का लिबादा उड़ा हुआ है। कैथरीन मुस्कुराती हुई बोली, इंकिसार अच्छी चीज़ है। इंसान अगर वाकई किसी काबिल हो तब भी उसे इंकिसार से ही काम लेना चाहिए। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। चार्ल्स बोला, खुदा का शुक्र है कि कैथरीन की तरफ से मेरे जहन में जो बोझ था वो उतर गया, लेकिन मेरे जहन पर अभी एक और बोझ बदस्तूर मौजूद है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है। सिर्फ उसी वजह से मैं तुर्की में फंसा बैठा हूँ। फिर उसने बतौर खास मुझे मुखातिब किया। सिर्फ उसी परेशानी की वजह से मैं कैथरीन के पीछे नहीं आ सका था। एक लिहाज से ये अच्छा ही हुआ क्योंकि मेरे ना आने की वजह से उसे तुम्हारी रफाकत मुयस्सर आ गई, जिसकी वजह से मुझे इसकी ज़िंदगी का रुख तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब मुझे जो मसला दरपेश है, मेरा दिल कहता है कि उसके सिलसिले में तुम मेरी मदद ज़रूर कर सकते हो। मालूम होता था बेचारे चार्ल्स पर मेरी कुछ ज़्यादा ही धाक बैठ गई थी। हालांकि मैंने तो उसके सामने कोई ऐसा खास कारनामा भी अंजाम नहीं दिया था। वो बड़ी अपनाइयत से मेरा घुटना थपथपाते हुए बोला, तुम्हारे अंदर ताकत और जहानत का एक अजीब इम्तजाज मौजूद है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। मैंने सादगी से कहा, अब ज़्यादा बनो मत। वो घुटने से मेरे कंधे पर आ गया और उसे ज़्यादा जोश व खरोश से थपथपाते हुए बोला, मालूम नहीं क्यों मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में बहुत ज़्यादा अपनाइयत महसूस करने लगा हूँ। मैं गहरी सांस लेकर रह गया था। अजीब सूरत हाल थी। सिर्फ बेटी ही नहीं, बाप भी मेरे लिए अपने दिल में अपनाइयत महसूस करने लगा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उस पर खुश होना चाहिए या फिक्रमंद। चार्ल्स बात जारी रखते हुए बोला, मैं तुम्हें इस उम्मीद पर एक अहम राज में शरीक कर रहा हूँ कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। पहले पता तो चले कि मसला क्या है। मैंने कहा, मुझे उसकी मदद करने में बहरहाल कोई उज़र नहीं था। फिलहाल मेरे पास अपने वक्त का कोई और मुसर्रफ नहीं था। इस छोटे से मसले ने ब्रिटिश और तुर्किश दोनों हुकूमतों की सीक्रेट सर्विस को परेशान कर रखा है। चार्ल्स कुछ सोचते हुए बोला। मैंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं बेचारा आपको इस काबिल नजर आता हूँ कि जिस मसले ने ऐसे मुल्कों की सीक्रेट सर्विसेज को परेशान कर रखा है, मैं उस सिलसिले में कुछ कर सकूंगा। मुझे वाकई चार्ल्स का यह ख्याल अजीब सा लगा था। हाँ, वो गहरी संजीदगी से सर हिलाते हुए बोला, बाज़ औक़ात बड़े बड़े इदारे अपनी रवायती तौर पर और उन तरीकों पर लगे बंधे फार्मूलों की वजह से वो काम नहीं कर पाते जो कोई अकेला शख्स फुर्ती से हरकत में आते हुए सूरत हाल को सही तरह समझते हुए आगे बढ़कर बहुत कम वक्त में कर गुजरता है। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, मैं उसके बोलने का मुंतजिर था। कैथरीन भी हिम्मत अंगोश थी। चार्ल्स बोला, तुम्हें शायद मालूम ही होगा कि 3 दिन बाद हमारे यहाँ से लेडी डायना तुर्की आ रही हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मैंने इतराफ़ किया, मैंने अभी तक कोई तुर्किश अंग्रेजी अखबार नहीं देखा था। तुर्की तो पढ़नी ही नहीं आती थी। मेरा जहन तो अभी अपने ही मामलात में उलझा हुआ था। बाकी कसर कैथरीन ने पूरी कर दी थी। उसने और भी ज्यादा उलझा लिया था। मुझे भला लेडी डायना वगैरह के बारे में खबरें पढ़ने और फिर उन्हें याद रखने का होश कहाँ था। मैंने नीम संजीदगी से पूछा, अकेली आ रही हैं क्या? प्रिंस चार्ल्स साथ नहीं है? नहीं, चार्ल्स ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, प्रिंस चार्ल्स की जगह गुलाम चार्ल्स आया हुआ है।
उसने अपने सीने पर हाथ रखकर गर्दन को खम दिया। लेडी बहरहाल अकेली आ रही हैं, उनकी कई मसरूफियात हैं। हमारे सफीर उन्हीं इंतजामात के सिलसिले में मसरूफ हैं, इसीलिए दिन में यहाँ नजर नहीं आते। मसला यहाँ पड़ा है कि उसने जुमला नामुकम्मल छोड़कर घड़ी देखी, फिर कुछ सोचकर वो उठते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ चलो तो बात खुद ब खुद तुम्हारी समझ में आ जाएगी। मैं इस वक्त इसी सिलसिले में एक जगह जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ एक लम्हे सोचा और उठ खड़ा हुआ। मेरे लिए ये एक तरह का शुगल ही था। वक्त गुजारी ही में अगर मैं चार्ल्स के किस काम आ जाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। उसी लम्हे कैथरीन भी उठ खड़ी हुई और बोली, मैं भी चलूंगी पापा। चार्ल्स ने गहरी नजर से बेटी की तरफ देखा। एक लम्हे के लिए वो गोया उलझन में पड़ गया, फिर मुलायमत से बोला, हनी, जहां हम जा रहे हैं वो जगह एक लड़की के लिए, खसूसन एक सफेद फार्म और मॉडर्न लड़की के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। पापा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिन्हें कहीं जाने से पहले सोचना पड़ता है कि वो जगह उनके लिए मुनासिब है या नहीं। क्या आपको अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ? कैथरीन कदर खफकी से बोली, मैं इस मुख्तसर सी उम्र में दुनिया की न जाने कौन कौन सी और कैसी कैसी जगहों पर जा चुकी हूँ। चार्ल्स गोया लाजवाब सा हो गया और एक लम्हे की उलझन अमेज सी खामोशी के बाद बोला, मसला राजदारी का भी है। क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकता हूँ? कैथरीन को इस सवाल से गोया सही मानों में झटका लगा। वो मेरी तरफ इशारा करते हुए मजरूर से लहजे में बोली, आप एक अजनबी और गैर मुल्की पर एतमाद कर सकती है, अपनी बेटी पर एतमाद नहीं कर सकते। मुझे तुम्हारे माजी बल्कि तुम्हारी आज की जिंदगी की वजह से तुमसे ये सवाल करने की जरूरत पेश आई है। चार्ल्स मुलायमे से बोला, आपको इस शख्स के माजी के बारे में कुछ मालूम है? कैथरीन एक बार फिर मेरी तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोली, आपको सही तौर पर मालूम है कि ये कौन है और क्यों हम लोगों के साथ आन मिला है? मुझे सेठ रमजान फोन पर इसके बारे में बता चुका है और सेठ रमजान मेरा काबिल एतमाद दोस्त है। चार्ल्स ने जवाब दिया, लेकिन बेटी आपके लिए काबिल एतमाद नहीं है। कैथरीन तल्ख लहजे में बोली, अगर तुम ड्रग्स के धंधे में मुलव्वस न रही होती तो मेरे लिए दुनिया में तुमसे ज्यादा काबिल एतमाद कोई ना होता। यूं तो दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी खास वजह के बगैर ही बेज़मीर हो सकता है, लेकिन ड्रग्स के धंधे से वाबस्ता लोगों की ज़मीर तो कुछ ज्यादा ही मुर्ता हो जाते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चार्ल्स साफ गोई से बोला, हालांकि अंग्रेज होने की हैसियत से वो मेरी नज़र में एक जज्बाती बाप था। अंग्रेज या किसी और सफ़ेद फार्म कौम में इतना जज्बाती बाप मैंने आज तक नहीं देखा था, लेकिन जहाँ एहतियात की ज़रूरत थी वहाँ एहतियात का दामन हाथ से छोड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इंसान की ज़ात में कभी कभी अचानक इनकलाब भी तो आ जाता है। कैथरीन अपनी बात मनवाने पर तुली हुई थी। मैं अचानक इनकलाबात पर कुछ ज़्यादा यकीन नहीं रखता, लेकिन चलो तुम्हारे मामले में यकीन कर लेता हूँ। मिलाकर चार्ल्स ने ठंडी सांस लेकर न जाने क्या सोचकर यकदम ही हथियार डाल दिए। ओह पापा, आप अजीम हैं। कैथरीन ने अपनी खफकी भूल कर उसके गले में बाहें डाल दी। चार्ल्स से इस्तिदाइया अंदाज में हंस दिया। अजीम, बस बस, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मक्खन के बगैर ही मैंने तुम्हारी बात मान ली है। मुझे अजीम बनाने की कोशिश मत करो। अजमत के दर्जे बहुत आगे से शुरू होते हैं। मैं तो एक सीधा सादा और असूल परस्त इंसान हूँ। इस दौरान में मैं दोबारा काउच पर बैठ चुका था। चार्ल्स मेरी तरफ देखा तो मैंने कहा, एक मुद्दत के बाद आप दोनों बाप बेटी के दरमियान फासले खत्म हुए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फिर फासले पैदा हो जाएं। जिस जरूरी काम का आप जिक्र कर रहे हैं बेहतर है उसके लिए आप दोनों ही चले जाएं, मुझे साथ न लेकर जाएं। मैं यहीं ठीक हूँ। कैथरीन बाप की मौजूदगी की परवाह किए बगैर मुझ पर ढेर होते हुए बोली, खफा हो गए? मैं कोई सचमुच तुम्हारी तरफ से बदगुमानी का शिकार थोड़ा ही हूँ। मैं तो पापा से अपनी बात मनवाने के लिए जरा तुम्हारी आड़ ले रही थी। वो शरीर अंदाज में मुस्कुरा रही थी। तुम अगर मेरी तरफ से बदगुमानी का शिकार भी रहो तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सा तुमसे कोई सर्टिफिकेट लेना है? मैंने बेनियाजी से कहा। वो मेरा बाजू पकड़ कर खींचते हुए बोली, चलो अब उठ भी जाओ, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। दो बातों की वजह से मैं जरा रुकी हुई हूँ, वरना अभी कराटे का एक हाथ रसीद करती। वो दो बातें क्या है? मैंने तजस्सुस से पूछा। एक तो मैं दिल ही दिल में तुम्हें उस्ताद तस्लीम कर चुकी हूँ, दूसरे मुझे अपनी जिंदगी अजीज है। वो बदस्तूर शौकी से मुस्कुराते हुए बोली, ये तुमने बड़ा अक्लमंदाना फैसला किया। चार्ल्स बेटी की कमर थपकते हुए बोला, अफजल चौधरी की शागिर्द बनकर शायद तुम किसी काबिल हो जाओ, लेकिन सिर्फ दिल ही दिल में तस्लीम करने से तो कुछ नहीं होगा। तुम्हें चाहिए कि मशरकी असूलों के मुताबिक बाकायदा कोई रस्म वगैरह का एहतमाम करके इसकी शागिर्दी इख्तियार करो। मुझे बांस पर चढ़ाकर मरवा न देना मिस्टर चार्ल्स। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मैं तो अभी खुद तिफले मकतब हूँ। अच्छा अब उठ जाओ। हम चंद ऐसी मशहूर और तारीखी इबारतों के सामने से भी गुजरे जिन्हें मैं पहचानता था। जल्दी गाड़ी शहर के गुंजान आबाद इलाकों से निकल आई। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर हम शहरी हदूद को अबूर करके इंजन की नहायत खफीफ सी आवाज के साथ गाड़ी बदस्तूर फराटे भरती जा रही थी। हम तीनों सफर के आगाज से लेकर अब तक खामोश थे। मैं तो उस खामोशी से भी लुत्फ अंदोज हो रहा था, लेकिन कैथरीन आखिरकार खामोश न रह सकी और तारीख शीशे के अकब से जटील मैदान का जायजा लेते हुए बोली, हम कहाँ जा रहे हैं पापा? दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नजर नहीं आ रहा, देखती रहो। चार्ल्स ने इख्तिसार से जवाब दिया। शायद उस सस्पेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा था या फिर शायद ख्यालात में उलझा हुआ था, ज्यादा बात करना नहीं चाहता था। हम हाईवे से एक साइड रोड पर मुड़ चुके थे और बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रहे थे। फिर हम कदर नशीब में फैले हुए एक तवील जंगल के करीब से गुजरे। मेरे अंदाजे के मुताबिक हम इस्तांबुल से निकल आने के बाद तकरीबन 40 मील का फासला तय कर चुके थे। कैथरीन बेचैनी से पहलू बदल रही थी। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वो खुशमगी नजरों से मुझे घूर रही थी।
चलने के बाद गाड़ी एक पगडंडी पर मुड़ गई। वो रास्ता किसी गधा गाड़ी के भी शयाने शान नहीं था, जबकि उस पर इतनी शानदार मर्सिडीज आ गई थी। लेकिन एक लिहाज से अच्छा भी था कि हम उस शानदार मर्सिडीज में सफर कर रहे थे। अगर किसी मामूली खटारा गाड़ी में होते तो उस वक्त एक एक फुट ऊपर उछल रहे होते। तमाम तर सुस्त रफ्तारी के बावजूद गाड़ी अपने अकब में गर्दो गुबार का एक तूफान छोड़ती जा रही थी। बिलाकर कैथरीन खामोश न रह सकी। मुंह बनाकर बोली, एशियाई ममालिक के बाद हिस्से देखकर तो यूं महसूस होता है जैसे जमाना गार के बाद से वहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा। अब चार्ल्स ने भी जरा जुबान खोली और खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, हम जहाँ जा रहे हैं वो बस्ती भी तुम्हें जमाना गार के इंसानों ही की महसूस होगी। हम वहाँ क्या करने जा रहे हैं? कैथरीन ने बेइख्तियार पूछा। ये तुम्हें वहीं चलकर मालूम होगा। चार्ल्स ने फौरन ही जुबान बंद कर ली। तकरीबन 2 मील का फासला उसी तरह हचकोले खाते हुए तय करने के बाद गाड़ी रुक गई। आगे सड़क बिल्कुल ही उस काबिल नहीं रही थी कि गाड़ी उस पर चल सकती। पगडंडी या सड़क वो जो भी थी सिर्फ 2-2.5 फुट चौड़ी थी। उसकी एक तरफ नशीब था और दूसरी तरफ कच्ची पहाड़ी की बुलंदी। चार्ल्स गहरी सांस लेकर बोला, अब हमें कुछ फासला पैदल तय करना होगा। हम तीनों गाड़ी से उतर आए। चार्ल्स ने ड्राइवर को वहीं रहने की हदायत की और हम आगे चल दिए। पहाड़ी के गिर्द घूमकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो एक और पहाड़ी के नशीब में एक बस्ती के आसार दिखाई दिए। बस्ती पहाड़ी के पहलू में थी। जहां हम चल रहे थे वहां से उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा नजर आ रहा था। उस इलाके में चलते हुए मुझे अपने मुल्क के शुमाल मगरबी सरहदी इलाकों की झलक दिखाई दे रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि हमारे इन इलाकों में सब्जा और खूबसूरती नजर आती है, जबकि यह इलाका काफी हद तक बंजर ही लग रहा था। बल खाते रास्ते पर चलते बिल आकर हम बस्ती के करीब जा पहुंचे। यहाँ के मकानों की साख्त भी हमारी पहाड़ी इलाकों के मकानों से काफी मुख्तलिफ थी। ज्यादातर मकान लकड़ी के थे और अजीब सी बात ये थी कि तकरीबन सभी मकानों में बाहर की तरफ से तंग सा एक गोल बल खाता जीना ऊपर जरूर जा रहा था। मकानों की साख झोंपड़ियों से मुशाबा थी। गांव में बिल्कुल वीरानी नजर आ रही थी। उसकी वजह हमें कुछ आगे जाकर मालूम हुई। गांव के वस्त में एक बड़ा मैदान था। ऐसा मालूम होता था उस गांव के तमाम मर्द, औरतें और बच्चे उस मैदान के गिर्द जमा थे। बहुत बड़ा हजूम नजर आ रहा था, लेकिन मैदान में क्या हो रहा था यह हमें फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सका। जहां तक हम पहुंचे थे वहां से हमें पूरा मैदान नजर नहीं आ रहा था। हजूम में ज्यादातर औरतों ने सुर्ख और सफेद धारियों वाले लंबे लंबे लिबासे पहन रखे थे। सरों पर वो सफेद स्कार्फ बांधे हुए थी। मर्द ज्यादातर लंबे लंबे और कोटों से मुशाबा चुगों में थे और उनके सरों पर लंबी लंबी सी टोपियां थी जो तस्वीर में कदीम अंग्रेज फौजियों के सरों पर नजर आती हैं। बरतानवी शाही महल पर तैनात रहने और शाही खानदान के अफराद के साथ चलने वाला फौजी दस्ता अब भी वैसी ही वर्दी और टोपी पहनता है। उस टोपी की वजह से कुछ ऐसा तासुर पैदा हो रहा था जैसे हम किसी बर्फानी इलाके में पहुंच गए हों। हालांकि वहां सर्दी कुछ ऐसी खास नहीं थी। वो लोग नहायत इन्हिमाक से किसी चीज का नजारा कर रहे थे। हम लोग कुछ और आगे पहुंचे तो हिलते जुलते तमाशाइयों के दरमियान से भारी भरकम नीम और यहाँ से जिस्मों की झलक दिखाई दी जो एक दूसरे से बुरी तरह उलझ रहे थे। तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैदान में किसी किस्म की कुश्ती हो रही थी। अजीब बात यह थी कि मैदान में गहरा सकूत छाया हुआ था। तमाशाई कुछ अजीब सी गैर फितरी खामोशी से मुकाबला देख रहे थे। हालांकि उनमें बच्चे भी शामिल थे। वो भी कोई आवाज नहीं निकाल रहे थे और कुश्ती लड़ने वालों की भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हम हजूम के करीब पहुंचे तो हमें एक ऐसी जगह मुयस्सर आ गई जहां से हम मुकाबले का नजारा कर सकते थे। वो वाकई कुश्ती थी और तकरीबन फ्री स्टाइल ही थी, लेकिन उसमें इतनी खूनखारी नहीं थी जितनी मगरबी मुकाबलों में टीवी पर नजर आती है। वो दोनों सांड की तरह पले हुए पहलवान थे, लेकिन उनके कद दरमियाने ही थे। दोनों के कंधे अलबत्ता गैर मामूली तौर पर चौड़े थे। जिस्म वर्जिशी थे, लेकिन मशरकी पहलवानों की तरह तोंदें खासी निकली हुई थी। वो चमड़े की ढीली ढाली सी पतलूनों में थे। एक का रंग खासा गोरा था, दूसरे की रंगत कदरे सांवली सी थी। बज़ाहिर वो दोनों हम पल्ला ही मालूम होते थे, लेकिन गोरा पहलवान मुकम्मल तौर पर सांवले पर हावी मालूम होता था। सांवले की हालत खासी खराब थी। गोरा उसे उठा उठा कर पटक रहा था और उसने मुकाबला तकरीबन खत्म ही कर दिया था। अगर उनके यहाँ पिन करने या चित करने का रवाज था तो मेरे ख्याल में वो अब ऐसा करने ही वाला था। मेरे ख्याल में वो अब किसी भी लम्हे उसे पिन कर सकता था, लेकिन अब शायद वो महज लुत्फ अंदोज होने के लिए उसकी बेहरमाना तरीके से पिटाई कर रहा था। गोरा पहलवान शक्ल से कुछ अजियत पसंद मालूम होता था और फिर शायद वो मजमा को मरऊब करने के लिए गैर जरूरी मारपीट कर रहा था। हालांकि मजमा पहले ही काफी मरऊब नजर आ रहा था। हमारी आमद पर कई औरतों और मर्दों ने मुड़कर हमारी तरफ देखा। फिर चंद सेकंड में गोया सबको ही पता चल गया कि उनके गांव में कुछ अजनबी आ चुके हैं। सब ने ही बारी बारी मुड़कर हमें देखा, ताहम किसी ने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला और दोबारा कुश्ती की तरफ मुतवज्जा हो गए। मर्दों ने अलबत्ता कुछ ज्यादा देर तक कैथरीन की तरफ देखा और उनकी आंखों में एक खास चमक उभरी। उन्होंने गोया बादल नख्वास्ता कैथरीन की तरफ से नजर हटा ली थी। चार्ल्स को यकीनन कुश्ती से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो मुतलाशी से अंदाज में इधर उधर देख रहा था। हमें एक तरफ कुछ जगह मुयस्सर आ गई थी और हम गैर इरादी से अंदाज में आगे पहुंच गए थे। मुझे ये मंजर देखकर केटी मुराद में होशों से अपनी कुश्ती जात आ गई थी और मेरे रुपये में खफीफ सी सनसनी तोड़ गई थी।
वो एक खूनी मुकाबला था। उसमें मौत रिंग के अंदर ही नहीं, रिंग के बाहर भी घात लगाए बैठी थी। यहाँ इस मुकाबले में भी खून बहता दिखाई दे रहा था। सांवले पहलवान का चेहरा खून में तर था, उसकी नाक, मुंह और पेशानी से खून निकल रहा था। ताहम मेरे वाले मुकाबले की तरह ये तासुर नहीं मिल रहा था कि उसे घेर घार कर मुजमा के सामने हलाक करने की कोशिश की जा रही थी। हम आगे पहुंचे तो उसके चंद सेकंड बाद ही कुश्ती खत्म होगी। कोर पहलवान ने गोया अजराहे करम सांवले को आखिरी बार जमीन पर टेका और फिर नहीं उठाया। उसने उसे पिन वगैरह करने की जहमत नहीं की, बल्कि उस तरह उसके सीने पर पांव रखकर खड़ा हो गया जैसे कोई शिकारी शेर को शिकार करने के बाद उस पर पांव रखकर तस्वीर खिंचवा रहा हो। वो सिर्फ पसीने और मिट्टी में लिथड़ा हुआ था, कहीं से जख्मी नहीं था। चेहरे से पसीना पूंछकर उसने फातिहाना अंदाज में इधर उधर गर्दन घुमाकर तमाशाइयों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर खासी दरिंदगी थी। सांवले पहलवान में उठने की सकत नहीं रही थी। लोगों ने तालियां बजाने के बजाय इज्तिमाई तौर पर गहरी सांस ली, जो शायद सबके सीनों में कई लम्हे से मुकी थी। ये तमानियत की सांस मालूम होती थी। शायद सभी को मुकाबला खत्म होते देखकर इत्मीनान हुआ था। उसके साथ साथ उनके अंदाज में एक खफीफ सी मायूसी भी शामिल थी। गोरा पहलवान भी गो के उन्हीं में से एक था, लेकिन शायद वो उसे पिटते देखना चाहते थे, मगर नतीजा उनकी तौक़ात के खिलाफ निकला था। फातेह पहलवान की नजरें तमाशाइयों पर से होती हुई हम तीनों पर आकर ठहरी। फिर मुझे और चार्ल्स को तो उसने कतन नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कैथरीन पर उसकी नजरें जम कर रह गई। उसकी आंखों में वहशियाना चमक उभर आई। चार्ल्स की तवज्जो उस वक्त किसी और तरफ थी। मैं पहलवान की आंखों में तगय्युर देख रहा था। उसका ज़हन शायद एक मैदान से दूसरे मैदान की तरफ छलांग लगा चुका था। कैथरीन ने मेरी तरफ को तिरछे होते हुए सरगोशी की। मुझे ये शख्स सख्त मनहूस लग रहा है। पहलवान ने यकीनन महसूस कर लिया था कि कैथरीन ने मेरे कान में उसके बारे में ही कोई बात की थी। उसकी वहशत कुछ और बढ़ गई। वो रेड इंडियन जंगजुओं के अंदाज में आसमान की तरफ मुंह करके घूंसों से अपना सीना पीटने लगा। उसका सीना गैर मामूली तौर पर चौड़ा था और उस पर गोश्त की तहों के उभार भी गैर मामूली थे। कद जरा छोटा होने की वजह से वह मजमूई तौर पर कुछ ज्यादा ही चौड़ा लग रहा था। उसने हल्क से टकराने की सी बवानी आवाजें निकाली, फिर बॉडी बिल्डरों के से अंदाज में पोज बना कर अपने जिस्म की नुमाइश करने लगा। हालांकि वो उस हद तक नुमाइश के काबिल नहीं था। यूं लगता था कि वो सिर्फ कैथरीन को दिखाने के लिए सब कुछ कर रहा था और एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। तमाशाई अब वैसे भी उसकी तरफ नहीं देख रहे थे। बेशतर की तवज्जो कैथरीन की तरफ हो गई थी। अब मर्दों से ज्यादा औरतें कैथरीन को तजस्सुस और इश्तियाक से देख रही थी। कैथरीन का लिबास कुछ मर्दाना सा था। औरतें शायद उसकी शख्सियत के साथ साथ उसके लिबास का भी बगौर जायजा ले रही थी। बाज बच्चे कैथरीन की तरफ देखकर मुंह पर हाथ रखकर खी कर रहे थे। चार्ल्स उस सूरत हाल से गालबन कुछ परेशान सा हो गया, लेकिन कैथरीन के सुकून में कोई फर्क नहीं आया। चलने में बाद सूरत हाल कुछ और अजीब होगी। फातेह पहलवान ने अचानक आगे बढ़कर कैथरीन की मरमरी कलाई पकड़ ली। उसके हाथ भी गैर मामूली तौर पर बड़े थे, अलबत्ता आंखें छोटी छोटी बटनों से मुशाबा थी, लेकिन उन आंखों में खवासत थी। उस तरह की खवासत आम तौर पर अपनी ताकत के घमंड की वजह से पैदा होती है। यू इंग्लिश अमेरिकन, वो फटी फटी आवाज में बोला। वो गालबन ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कैथरीन अंग्रेज थी या अमरीकी। कैथरीन ने उसके सवाल का जवाब देने की जहमत नहीं की और आहिस्तगी से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी गिरफ्त ऐसी नहीं थी जिससे यूं आराम से कलाई छुड़ाई जा सकती। चार्ल्स ने गालबन सोचा भी नहीं था कि कैथरीन को साथ लाने की वजह से उस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उसने आगे बढ़कर नहायत मुहज़्ज़बाना लहजे में पहलवान को बताने की कोशिश की कि हम मोहतरम स्योबक से मिलने के लिए आए हैं। पहलवान ने गोया उसकी बात ही नहीं सुनी और ना ही आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। वो कैथरीन को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, यू कम यू आई डांस। वो गालबन ये कहना चाह रहा था कि वो और कैथरीन मैदान में डांस करें। उसने कैथरीन को खींचने के लिए जरा कुव्वत सर्फ की तो कैथरीन कलाई छुड़ाए बगैर ही एड़ी के बल घूमी और उसकी लात पहलवान के मुंह पर पड़ी। उसकी कलाई भी छूट गई और पहलवान मैदान में चित जा गिरा। मजमा पहले भी तकरीबन खामोशी था, लेकिन अब तो उसे गोया सांप ही सूंघ गया था। औरतें तो क्या, मर्द भी फटी फटी आंखों से कैथरीन की तरफ देख रही थी। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक दुबली पतली और नर्मो नाजुक नजर आने वाली लड़की ने पलक झपकने में लट्टू की तरह घूमकर महज एक लात रसीद करके उनके फातेह पहलवान को दूर फेंक दिया था। पहलवान जरा संभला तो उठकर सांड की तरह कैथी की तरफ लपका। कैथी किसी मुस्ताद बुल फाइटर की तरह अपने दिफा के लिए तैयार थी, लेकिन उसी लम्हे चार्ल्स बीच में आ गया। जिस्मानी तौर पर पहलवान को रोकना या उसका कुछ बिगाड़ना चार्ल्स के बस की बात नहीं थी। शायद उसी लम्हे उसने मजबूरन नहायत फुर्ती से पिस्तौल निकाल लिया था। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि पहलवान उसे पिस्तौल समेत उठाकर कहीं इधर उधर न फेंकते। उसने शफकत फिदरी के तहत जोश में आकर ख्वामख्वाह ही पिस्तौल निकालकर सामने आने की हमाकत की थी। उसकी मदद उल्टा कैथरीन के लिए जहमत का बाइस बन गई थी। कैथरीन गालबन उसकी दखल अंदाजी के बगैर अपना दिफा बेहतर तौर पर कर सकती थी। मैं मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उस मामले में टांग अड़ाने के लिए टांग को हरकत देने ही लगा था कि झूम में से कुछ चीखा। किसी नकाबले फहम जुबान में उसने न जाने क्या कहा कि पहलवान को गोया एयर प्रेशर ब्रेक लग गए थे। वो एकदम ही रुक गया था।
दूसरे लम्हे शरीर जिस्म का एक दराज का शख्स हजूम को चीरता हुआ आगे आया। उसका लिबास भी गांव वालों से तकरीबन मिलता जुलता ही था, लेकिन उस पर जरी वगैरह का कुछ ऐसा काम किया गया था कि उसका तासुर शाहाना सा हो गया था। उसकी टोपी भी जरा मुख्तलिफ थी, उस पर भी शायद सोने से सजावट की गई थी, जिसकी वजह से वो ताज से मुशाहबा नजर आ रही थी। वो गलमी सिरंगत का एक आम सा शख्स था, लेकिन उसमें शक नहीं था कि उसकी शख्सियत में भी एक शाहाना जलाल मौजूद था। उसकी आंखों में गोया चिंगारियां सुलग रही थी। उसकी उम्र 40 के करीब रही होगी। करीब आकर उसने बारी बारी हम तीनों को घूरा, कैथरीन को कुछ ज्यादा घूरा। चार्ल्स ने पिस्तौल जेब में रख लिया और जरा खुश खलकी से बाछें फैलाते हुए बोला, पाशा स्यूबक। तब मुझे मालूम हुआ कि चंद लम्हे पहले चार्ल्स ने पहलवान के सामने उस शख्स का नाम लिया था। वो उसी से मिलने आया था, लेकिन पाशा स्यूबक ने उसकी तरफ जरा भी तवज्जो न थी और तेज तेज लहजे में पहलवान से बात करने लगा। जुबान तुर्की ही मालूम होती थी, लेकिन उसमें फारसी की भी आमेज़श थी। जवाबन पहलवान भी तेजी से बोलने लगा। उसके लहजे में एहतराम तो था, लेकिन कुछ सरकशी भी झलक रही थी। हजूम कुछ आगे खिसक आया था और दायरा पहले से तंग हो गया था। सब लोग स्यूबक और पहलवान के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने के लिए सख्त मुतजस्सिस मालूम होते थे, जबकि वो गुफ्तगू हम तीनों में से गालबन किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। चार्ल्स ने एक बार फिर मुअज़्ज़बाना अंदाज में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की। पाशा स्यूबक, हम आपसे मिलने आए हैं। पाशा स्यूबक ने अब भी उसे लिफ्ट नहीं थी और उसकी तरफ देखे बगैर हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वह मजीद कुछ देर पहलवान से तेज लहजे में गुफ्तगू करता रहा। वो गालबन ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसकी आमद से कबल क्या हुआ था। वो यकीनन अभी वहां पहुंचा था। मिलाकर वो चार्ल्स की तरफ मुतवज्जा हुआ और उस वक्त मुझे हैरत का खफीफ सा झटका लगा जब मैंने उसे साफ, शाइस्ता और रवां अंग्रेजी में बात करते सुना। वो कैथरीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, क्या ये दुरुस्त है कि तुम्हारे साथ आने वाली इस सफ़ेद फाम लड़की ने हमारे पहलवान आजम को लात रसीद की? पाशा स्यूबक, आपके पहलवान आजम ने नहायत गैर मुहज़्ज़बाना बल्कि मुआवजे के साथ, मैं तो यही कहूँगा कि नहायत बेहुदा अंदाज में मेरी बेटी का बाजू खींचते हुए इसे अपने साथ रक्स करने पर मजबूर करने की कोशिश की थी। इसलिए मेरी बेटी ने मजबूरन। अच्छा, तो ये तुम्हारी बेटी है? स्यूबक ने एक बार फिर सुलगती सी आंखों से कैथरीन की तरफ देखते हुए चार्ल्स की बात काट दी। जी हाँ पाशा स्यूबक। चार्ल्स ने गोया किसी जुर्म का एतराफ़ किया। स्यूबक खासी गर्दार आवाज़ में बोला, पहलवान आजम ने अगर तुम्हारी बेटी को अपने साथ नाचने की दावत दी थी तो ये इसके लिए एक एजाज़ था। इसे तो इस एजाज़ को ठुकराने की भी जुरात नहीं करनी चाहिए थी। चाहे के इसने पहलवान आजम को लात रसीद कर दी। मैं खामोश खड़ा ये सारा तमाशा देख रहा था। स्यूबक इस कबीले का सरदार मालूम होता था। चार्ल्स के चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए थे। वो न जाने किस सिलसिले में स्यूबक से मिलने आया था, लेकिन यहाँ कुछ और ही चक्कर चल पड़ा था। मैं देख रहा था कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हजूम में से कई मर्दों के हाथों में जदीद तरीन साख्त की ऑटोमेटिक गन्नें नजर आने लगी थी, जिनका रुख हमारी तरफ था और हम लोग पहले ही उनके घेरे में थे। शायद उस वक्त चार्ल्स सोच रहा था कि उसने कैथरीन को साथ लाकर बड़ी हमाकत की थी। स्यूबक गोया अपने लहजे के गज़ो-गज़ब पर काबू पाते हुए एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बोला, तुम ख्वाह कोई भी हो, लेकिन इस वक्त हमारे इलाके में खड़े हो, इसलिए तुम्हें हमारे इलाके के कवानीन की पाबंदी करनी होगी। हमारे कबीले में कोई औरत किसी मर्द पर हाथ उठाना और दरकनार जुबान से भी उसकी तौहीन नहीं कर सकती। अब तुम्हारी बेटी को अपनी हरकत की सजा भुगतनी पड़ेगी। उसे इस मैदान में आकर सबके सामने पहलवान आजम से मार खाना पड़ेगी। इस मौका पर मैंने पहली बार जुबान खोली। हम तुम्हारे मेहमान हैं और मेरा ख्याल था कि दुनिया भर के कबायली लोगों में मेहमान नवाजी की कुछ न कुछ उम्दा रवायात जरूर पाई जाती हैं। मेहमान नवाज हम भी हैं। स्यूबक एक बार फिर गरज उठा, लेकिन कायदे कानून पहले आते हैं। मैं पाकिस्तानी मुसलमान हूँ और ये दोनों अंग्रेज बाप बेटी क्रिश्चियन हैं, लेकिन औरत को मारना हम दोनों ही के मुआशरे में अच्छा नहीं समझा जाता। अगर तुम्हारे पहलवान आजम को अपनी हरकत के रद्द-ए-अमल पर इतनी ही तौहीन महसूस हुई है तो कैथरीन की जगह मैं मार खा लेता हूँ। तुम्हारे पहलवान को तो सिर्फ अपना गुस्सा ही ठंडा करना है, शायद वो मुझे मार कर ठंडा हो जाए। कैथरीन ने जब वाहियाना से अंदाज में मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। हैरत की बात थी कि उसके सब्र सुकून में कोई फर्क नहीं आया था। वो मुझे पीछे हटाते हुए बोली, मैं तुम्हें उस्ताद तस्लीम कर चुकी हूँ और उस्ताद की बारी बाद में आती है। पहले उस पहलवान आजम को शागिर्द से तो निपट लेने दो। स्यूबक की आंखों में हैरत से नमदार हुई। कैथरीन उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपने दिफा का इख्तियार तो होगा। आखिर मैं एक कमज़ोर और नातवा सी औरत हूँ। मुझे कम अज़ कम इतना हक तो मिलना चाहिए कि पहलवान आजम के सामने अपनी जान बचाने की कोशिश कर सकूं। स्यूबक ने एक बार फिर उसका सरतापा जायजा लिया और फिर अपने पहलवान आजम की तरफ घूमकर उसे अपनी जुबान में कैथरीन की बात का तर्जुमा बताने लगा।